Assalamualaikum viewers, welcome back to the Code of Law. In this video we'll going to learn about the hukum and its classification from the subject of Islamic jurisprudence. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हुक्म क्या होता है. ठीक है, अब हुक्म जो है ना, ये एक अरबिक वर्ड है और इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है कमांड या रूल. ठीक है, किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई कमांड हो, कोई रूल दिया गया हो तो उसको हम हुक्म कहते हैं. हुक्म जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है. ठीक, यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी कमांड दे, कोई भी अथॉरिटी आपको किसी भी किस्म का कोई रूल दे, कोई भी प्रिंसिपल्स वगैरह दे, तो इट कैन बी ऑफ एनी काइंड. तो जो भी लीगल रूल्स हैं, जो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम हुक्म शरई कहते हैं. ठीक है, यानी कि लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम्स. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तीन मेन एलिमेंट्स हैं हुक्म शरई के. हुक्म शरई यानी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स, तीन मेन एलिमेंट्स ये हैं कि हाकिम सबसे पहले, द लॉ गिवर यानी कि जो लेजिस्लेचर जो हुक्म देता है उसको हम हाकिम कहते हैं अंडर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, इस्लामिक लॉ. और यहीं पर जो है दूसरा जो इसका एलिमेंट है वो है महकूम फ़ी, यानी कि वो तमाम एक्ट्स जिनके ऊपर हुक्म दिया जा रहा होता है, यानी कि लेजिस्लेचर्स जिन तमाम कंडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जिन तमाम एक्ट्स के ऊपर वो लेजिस्लेशन कर रहा है, ठीक है, जो रूल्स हमें दिए जा रहे हैं उसको हम महकूम फ़ी कहते हैं. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एक्ट्स. और जो तीसरा एलिमेंट है वो है महकूम अलैहि, यानी कि सब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग लीगल पर्सन, वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर या जिसके एक्ट्स, जिसके कंडक्ट के ऊपर वो हुक्म स्टिपुलेट किया जा रहा है, यानी कि जिस शख्स के अमल के ऊपर वो हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, उसको हम महकूम अलैहि कहते हैं. ठीक है, तो ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं, यानी तीन मेन एलिमेंट्स को मिलाकर हुक्म शरई बना है, यानी कि इस्लामिक लेजिस्लेशन हुई है. ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हुक्म. ठीक है, अब हुक्म हमें समझ में आ गया कि क्या है और किस तरीके से ये दिया गया है, वजह क्या है. अब इसकी क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसकी टाइप्स हैं हुक्म की. अब मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हुक्म क्या है, कम्युनिकेशन है फ्रॉम अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ से उसके बंदों को एक गुफ्तगू हुई है उसके बंदों के साथ रिलेटेड टू द एक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी अमाल हैं उनसे रिलेटेड अल्लाह पाक ने हमसे क्या गुफ्तगू की है, हमें क्या तरीक़ेकार बताया है कि ये काम हमें करना है, फला काम हमें नहीं करना है. ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये हुक्म कहलाता है, यानी कि कम्युनिकेशन फ्रॉम अल्लाह इन सिंपल वर्ड्स. और ये जो कम्युनिकेशन हुई है ये हुई है तीन तरीके से, एक डिमांड की सूरत में, एक चॉइस की सूरत में, एक डिक्लेरेशन की सूरत में. तो इस हिसाब से अब हमारे पास कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स आ गई, हमारे पास आ गई तीन टाइप्स कम्युनिकेशन की, यानी कि तीन तरह से हमें हुक्म मिला है अल्लाह की तरफ से. तो पहले ही जो कम्युनिकेशन की जो टाइप है वो है डिमांड, यानी कि डिमांड के थ्रू हमें हुक्म दिया गया, हमसे कम्युनिकेशन की गई. और जो दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन है वो है कम्युनिकेशन थ्रू चॉइस, यानी कि हमें चॉइस दे दी गई और उस कम्युनिकेशन में बताया गया कि आपकी मर्ज़ी है, आप ये काम करें या ना करें. ठीक है, और जो थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुक्म की वो हुई कम्युनिकेशन थ्रू डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेयर किया गया अल्लाह पाक की तरफ से कुछ अमल को, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों को कि आपने ये काम अगर करेंगे तो ये कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है. ठीक है, इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया. तो सबसे पहले जो है हम कम्युनिकेशन थ्रू डिमांड पढ़ते हैं, यानी कि जो पहला तरीका है हुक्म भेजने का, हुक्म बनने का. ठीक है, डिमांड की जो है दो टाइप्स हैं. ठीक है, एक है वन कमीशन फॉर एन एक्ट और जो दूसरी है वो है ओमिशन फॉर एन एक्ट, यानी कि हमसे डिमांड की गई है और उस डिमांड में, उस कम्युनिकेशन में, उस राब्ते में हमें क्या कहा गया है, या तो कुछ अमल करने को कहा गया है कि हमें ये काम करने हैं, या तो किसी काम से हमें रोका गया है कि आपने ये काम नहीं करना है. ठीक है, अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में जानने के बजाय सिंपली जो इमाम गज़ाली ने हमें क्लासिफिकेशन दी है और बहुत ही शॉर्टली जो है हमें समझाया है, उसके ज़रिए हम समझते हैं. ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू इमाम जो है उन्होंने हमें ये क्लासिफिकेशन दी कि अगर डिमांड की गई है कमीशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, किसी काम को करने के लिए हमें कहा गया है और उसके पीछे एक डेफिनेटिव एविडेंस भी है. ठीक है, यानी कि एक मजबूत हमें मुतवातिर हदीसें मिलती हैं. ठीक है, और बाइंडिंग टर्म्स में, यानी कि वो काम करने को कहा गया है और उसके लिए हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि हाँ वाकई में ये काम लाजमी करार दिया गया है. तो ऐसी कोई किसी काम को करने का हमें कहा गया हो और उसके सबूत भी मौजूद हों, ठीक है, तो वो ऑब्लिगेशन क्या कहलाएगी, वो वाजिब कहलाएगी. ठीक है, और वहीं पर अगर हमें किसी काम से मना किया गया हो कि आपने ये एक्ट नहीं करना और उसके साथ डेफिनेटिव एविडेंस भी मौजूद हों, ठीक है, हमारे पास सबूत मौजूद हों कि हाँ वाकई में इस काम को करने से मना किया गया है, इन बाइंडिंग टर्म्स लाजमी मना किया है, तो वो कौन से एक्ट्स हो जाएंगे, वो आ जाएंगे सारे हराम, यानी कि प्रोहिबिटेड. ठीक है, हमारे पास आ जाती है
तीसरी टाइप वो ये कि अगर हमें कहा गया है किसी काम को करने का, कमीशन ऑफ एन एक्ट, लेकिन विथ प्रोबेबल एविडेंस। अब प्रोबेबल एविडेंस यानी कि यहाँ पर कि एक ख़ास जो है डेफिनेटिव ठोस सबूत नहीं है, ठीक है, थोड़े से वीक एविडेंसेस हैं, लेकिन बाइंडिंग टर्म्स में कहा गया, यानी कि हमें ये कहा गया है कि आप ये काम करो तो आपके लिए वो बेहतर होगा। बाइंडिंग टर्म्स में हमें कहा गया है, लेकिन उसके ऊपर एक डेफिनेटिव एविडेंस नहीं आ रहे कि हाँ हर किसी ने लाजिम ये काम किया है। तो ऐसी जितनी भी डिमांड्स है वो रिकमेंडेशंस में आ जाती हैं, जिसको हम नद कहते हैं, यानी कि अगर वो हम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, ठीक। और यहीं पर जो है आखिरी इसकी क्लासिफिकेशन आती है जो इमाम गज़ाली ने हमें दी, वो ये कि वहीं पे हमें किसी काम को नहीं करने के लिए कहा गया और विथ प्रोबेबल एविडेंस, ठीक है, यानी कि किसी काम से हमें मना किया गया कि आप ये नहीं करोगे तो बेहतर होगा, लेकिन और बाइंडिंग टर्म्स में है, लेकिन क्या है कि उसके पीछे जो हमें सबूत है ना कि वाकई में ये हमें काम नहीं करना है, वो एविडेंस थोड़े कमज़ोर हैं, यानी कि डिसअप्रूव किया गया है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसी जितनी भी डिमांड्स है उनको हम मकरूह कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली हमारे पास जो है 4 टाइप्स आ जाती हैं डिमांड्स की, ठीक है। एक तो आ जाती है हमारे पास ऑब्लिगेशन, दूसरी आ जाती है प्रोहिबिशन, ठीक है, और तीसरा आ जाता है रिकमेंडेशन, और चौथा आ जाता है डिसअप्रूवल, ठीक है। ये 4 जो है हमारे पास डिमांड की क्लासिफिकेशन आ गई। अब यहाँ पर डिमांड जो है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन थ्रू डिमांड किस तरीके से की गई है। तो यहाँ पे डिमांड जो है क्लियर हो गया होगा कि डिमांड में या तो कमीशन का कहा जाता है या ओमिशन का कहा जाता है। अगर बाइंडिंग है तो ऑब्लिगेशन है, अगर नॉन बाइंडिंग है तो रिकमेंडेशन है। वहीं पर ओमिशन की तरफ देखें, अगर बाइंडिंग है तो प्रोहिबिशन है, और अगर नॉन बाइंडिंग है तो वो डिसअप्रूव किया गया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए कि अगर किसी काम को करने का कहा गया है, ठीक है, और विथ डेफिनेटिव एविडेंस, यानी कि मजबूत सबूतों के साथ वो काम हमें करने को कहा गया है, तो वो फ़र्ज़ कहलाता है, ठीक है। और अगर वहीं पर किसी काम को विथ डेफिनेटिव एविडेंस मना किया गया है, इन बाइंडिंग टर्म्स एक्सप्रेसली मना किया गया है, और उसके लिए सबूत भी मौजूद है कि हाँ भाई इस काम से हमें साफ साफ मना किया गया है, तो वो कहलाएगा हराम, ठीक है। विथ डेफिनेटिव एविडेंस कमीशन और ओमिशन दोनों क्लियर हो गए। अब आगे हम देखेंगे विथ प्रोबेबल एविडेंस, ठीक है। विथ प्रोबेबल एविडेंस में क्या होता है कि अगर विथ मतलब हमें किसी काम के लिए कहा गया है बाइंडिंग टर्म्स में कि आप ये काम करो, लेकिन उसके लिए मजबूत एविडेंसेस मौजूद नहीं है, तो वो काम हमारे लिए वाजिब कहलाता है। फिर फ़र्ज़ और वाजिब में यही फ़र्क है, जस्ट एक एविडेंस का। अगर उसके डेफिनेटिव एविडेंस है, मजबूत एविडेंस है, तो वो काम हमारे लिए फ़र्ज़ होता है, और अगर उसके पीछे डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है, प्रोबेबल है, तो वो काम फिर वाजिब कहलाता है। और वहीं पे कमीशन की ही कैटेगरी में अगर किसी काम को एक्सप्रेसली नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, यानी कि उसको ज़ोर नहीं दिया गया करने के लिए, तो वो नदम में आ जाएगा, यानी कि रिकमेंडेशंस में आ जाएगा। वहीं पर अगर हम ओमिशन वाली साइड पे जाएं, देखें अगर किसी काम को करने से मना किया गया है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे प्रोबेबल एविडेंस है, डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि वाकई में इस काम को हर सूरत में हर हाल में जो है नहीं करना है, ठीक है, प्रोबेबल एविडेंस के साथ मना किया गया है, तो वो मकरूह तहरीमी कहलाता है, ठीक है। ये नियर अबाउट टू प्रोहिबिशन होता है। प्रोहिबिशन में हराम में और मकरूह तहरीमी में जस्ट इतना फ़र्क है कि अगर डेफिनेटिव एविडेंस हमें मिल रहे हैं तो वो काम हराम कहलाता है, और अगर उसके प्रोबेबल एविडेंस हैं, ठीक है, तो वो मकरूह तहरीमी में आ जाता है। और यहाँ पर अगर किसी काम को करने से मना किया गया है लेकिन एक्सप्रेसली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगाई गई कि आपने एनी हाउ ये काम करना ही नहीं है, तो वो वहाँ पर फिर मकरूह तंज़ीह कहलाता है। मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीह में इतना सा फ़र्क है कि अगर एक्सप्रेसली मना किया गया है तो वो मकरूह तहरीमी कहलाता है, और अगर एक्सप्रेसली मना नहीं किया गया है तो वो मकरूह तंज़ीह कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिमांड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी इसकी टाइप्स के ऊपर, हुक्म की, यानी कि वो दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हमें हुक्म मिला है, ठीक। कम्युनिकेशन थ्रू चॉइस में क्या गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को जो है एम्पावर किया गया है, यानी कि हमारी चॉइस पे, हमारी विल पावर पे छोड़ा गया है, हमें डिस्क्रिएशन दी गई है कि हमें मर्ज़ी है कि हम ये काम करें या ना करें, मतलब इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स, ठीक है। हमारी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक दूसरे से जो डीलिंग्स हैं, हमारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जितनी भी कम्युनिकेशन है, ये उन तमाम लॉज से डील करती है, ठीक है। तो सिंपली कम्युनिकेशन थ्रू चॉइस में यही है कि वो जितने भी हमारी मैटर्स हैं, हमारी डीलिंग्स हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, तो उससे रिलेटेड ये डील करता है। अब उसके बाद हमारे पास इसकी मेन जो कैटेगरी है लास्ट हुक्म की, वो है कम्युनिकेशन थ्रू डिक्लेरेशन। अब कम्युनिकेशन थ्रू डिक्लेरेशन क्या है, ये एक
ला गिवर यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से एक कम्युनिकेशन है जो कि हमें क्या बताती है, कॉज, कंडीशन और ऑब्स्टेकल, यानी कि किसी भी हुक्म की वजह कि वो क्यों दिया गया है, उसकी शर्त कि किन किन शर्तों पे वो हुक्म पूरा होगा, ठीक है, और उसका ऑब्स्टेकल यानी कि ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो उस हुक्म को एप्लीकेशन होने में, उसके अप्लाई होने में रुकावट बन जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन डिक्लेरेशन के अंदर बताया गया है। अब यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन को क्या करें, कंबाइन करें, कौन सी कम्युनिकेशन थ्रू डिमांड और चॉइस को अगर हम कंबाइन करें ना के, तो यहाँ पर हमारे पास मेनली सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है हुक्म तकलीफ़ी, जिसमें डिमांड और चॉइस दोनों आ गए। अभी हमने डिमांड में पढ़ा था, ठीक है, ऑब्लिगेशन, रिकमेंडेशन, प्रोहिबिशन और डिसअप्रूवल और चॉइस, ठीक है। यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन थ्रू डिमांड और चॉइस को मिला दिया और उन दोनों को मिला के हुक्म तकलीफ़ी कहा, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास दूसरी कैटेगरी आई कम्युनिकेशन की, जिसको हमने हुक्म वादई कहा, यानी कि डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वादई पढ़ते हैं, यानी कि हुक्म तकलीफ़ी जो है वो 5 टाइप का है। ये 4 टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ऑब्लिगेशन, रिकमेंडेशन, डिसअप्रूवल, प्रोहिबिशन, ठीक है। ये सारी डिमांड वाली ही टाइप्स हैं और इसमें चॉइस को ऐड कर दिया, यानी कि परमिसिबल चॉइस, यानी कि आपको इजाज़त दे दी गई है ना कि आप वो काम करो या ना करो, तो इन चारों को मिलाकर जो है हुक्म तकलीफ़ी बनाया और ये 5 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। हुक्म तकलीफ़ी इस पे आ गया। अब आगे हमारे पास मेन जो है डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए वो है हुक्म वादई। हुक्म वादई की जो है 3 क्लासिफिकेशन है, यानी और पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कंडीशन, ऑब्स्टेकल है, यानी कि उसका सबब, उसकी शर्त और उसके मना, ठीक है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी वैलिडिटी, नलिटी, वोइडेबिलिटी के ऊपर किया गया है, यानी कि उसके सही, बातिल और फासिक होने की सूरत के ऊपर किया गया है। तीसरी क्लासिफिकेशन जो हुई है वो जनरल रूल्स, जिनको माजिमा कहते हैं, और एग्जेम्पशंस उनकी, ठीक है, यानी कि जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उन जनरल रूल्स से निकलती हैं। तो इन तमाम क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर डिक्लेरेशन हमें मिली है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिक्लेरेशन की। कॉज, अब यहाँ पर कॉज क्या है, इट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ एनी हुक्म। कॉज यानी कि कोई भी हुक्म क्यों आ रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी रीज़न, वजह उस हुक्म के अप्लाई होने की, ठीक है। तो अब कॉज जो है वो यानी कि सबब जो है दो टाइप की होती है। एक ऐसे सबब, ठीक है, जिसको कोई भी सब्जेक्ट यानी कि लीगल पर्सन, हम लोग रैशनली परसीव कर सकें कि हाँ भाई ये वजह है इस हुक्म के आने की। हम बीमार हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी रैशनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, हम सबब हमें पता लग रहा है कि अच्छा इस वजह से यहाँ पे रोज़ा छोड़ने का कहा गया है, लेकिन और इन सारे को हम क्या कहते हैं, इला कहते हैं, ठीक है, ऐसी कॉजेज़ को। और यहीं पर ऐसी वो कॉजेज़ जिनकी हम रैशनैलिटी से परसीव ना कर सकें, ठीक है, यानी कि जिनका सबब हम रिक्वायर्ड ना कर सकें, हम अक्वायर ना कर सकें कि भाई ये क्यों आया ये वाला हुक्म, क्या वजह है इस हुक्म के आने की। जैसे कि रोज़े सिर्फ रमज़ान के महीने में ही रखने हैं, तो क्या वजह है कि सिर्फ रोज़े रमज़ान के महीने में ही रखने हैं। तो ये वाली जो कॉजेज़ हैं ये इला की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो ये 2 टाइप्स हैं सबब की, ठीक है। कंडीशन, कि कोई भी अगर हुक्म आया है तो उसके साथ कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है हुक्म का, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली ये लीगैलिटी जो है डिटरमाइन करता है एक्ट्स की या हुक्म की, यानी कि कोई भी अगर हुक्म आया है या कोई काम हमें कहा गया है तो अगर उसकी कुछ कंडीशन साथ में दे दी जाती हैं, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो वो हुक्म या वो एक्ट जो है वैलिड होगा, और अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो ये लीगैलिटी बताता है किसी भी हुक्म की या किसी एक्ट की, ठीक है। और ये जो है 2 टाइप का होता है, कंडीशंस यानी कि शर्त भी जो है 2 टाइप की होती है। पहली जो है टाइप वो है शर्त शरई, यानी कि शरीयत की तरफ से, ला गिवर, अल्लाह पाक की तरफ से जो शर्त रख दी गई है, यानी कि जैसे ये शर्त रखी गई है आपने नमाज से पहले वज़ू लाजमी करना ही है, ठीक है। तो ये एक शर्त है नमाज़ पढ़ने की। वहीं पर जो है दूसरी होती है शर्त जाली, यानी कि सेट बाय सब्जेक्ट्स, जो हम लोगों ने सेट की हों। अब है कि यहाँ पर लीगैलिटी पता पड़ रही है, लीगल कैपेसिटी पता पड़ रही है कंडीशंस फुलफ़िल होने से, कि अगर कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो क्या वो हुक्म
लीगल है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है इन इट्स ट्रू सेंस या वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंडीशंस जो है हमें सिंपली ये बता रही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी है क्लासिफिकेशन वो है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यानी कि ममानियत माने, ऐसी कंडीशन जो किसी भी हुक्म के एप्लीकेबल होने को प्रिवेंट करे, यानी कि जबकि कॉज और कंडीशन भी मेट हो रही हो, यानी कि कोई एक हुक्म आया है, कोई भी लॉ आया है, उसकी कॉज हमें पता है कि ये क्यों आया है, ठीक है, और कंडीशंस भी फुलफ़िल सारी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ममानियत हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल अदर फैक्टर्स हैं जो उसको पूरा नहीं होने दे रहे, उसकी रुकावट बन रही, तो उनको हम ऑब्स्टेकल कहते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्स्टेकल की भी जो है दो टाइप्स होती हैं, जो है डायरेक्टली अफेक्ट करे हुक्म को एंड प्रिवेंट इट टू कम इनटू बीइंग, यानी ये जो ऑब्स्टेकल है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हुक्म को और प्रिवेंट कर रहा है उसको एग्जिस्ट होने से, कम इनटू बीइंग होने से, यानी कि एक हुक्म मौजूद है कि आपने ये काम करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसको जो है किसास उससे लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं जो उस हुक्म को अप्लाई होने नहीं दे रहे, जैसे कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो ऑब्स्टेकल है टाइप है हमारे पास, वो है जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है कॉजेज़ को, यानी कि जो कॉज है, जो वजह है उस हुक्म के आने की, वो ऑब्स्टेकल जो है, वो जो ममानियत आ रही है वो डायरेक्टली उस वजह ही को हिट कर रही है, यानी कि जिस वजह से वो हुक्म आया है, कम इनटू बीइंग हुआ है, वो वजह ही को हिट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है फिर वो हुक्म अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है बातिल, सही और फसाद की बुनियाद के ऊपर, ऐसे तमाम एक्ट्स जो हुक्म की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, ठीक है, यानी कि जो हुक्म में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो सारी फुलफ़िल हो रही हों, तो वो तमाम एक्ट्स क्या कहलाते हैं, सही कहलाते हैं, वैलिड एक्ट्स कहलाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे एक्ट्स, ठीक है, कोई ऐसा अमल आप कर रहे हो जो ला हमें दिया गया है उसकी एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर वो फिर बुतलान यानी कि नल एंड वॉइड कहलाते हैं। और यहीं पर फिर हमारे पास वॉइडेबल आ जाते हैं, यानी कि कोई एक एलिमेंट मिस होता है, कोई एक जो है एलिमेंट मिस है, कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हुक्म की, बाकी सारी हो रही हैं, तो एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी है कि चाहे वो उसको ख़त्म करे या चाहे उसको रख ले, ठीक है, यानी कि वॉइडेबल एक्ट्स कहलाते हैं। फासिद एक्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो इरेगुलरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो बाद में वैलिड में आ जाते हैं, वो नल एंड वॉइड नहीं होते। अब हमारे पास जो आखिरी क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आजिमा एंड रुक्सा, ठीक है। आजिमा एंड रुक्सा मेनली क्या होता है कि कोई भी हुक्म जब इनिशियली इम्पोज हो रहा है एज अ जनरल ऑब्लिगेशन, यानी कि जनरली स्टार्टिंग में एक लॉ की सूरत में कि भाई ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, ठीक है। तो ऐसे जनरल रूल्स जो हैं उनको हम आजिमा कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर उन जनरल रूल्स से कोई एक्सेप्शंस निकलती है, कोई एग्जेम्पशंस निकलती है, हाँ, पर वो जो स्पेशल है वो जनरल के ऊपर प्रिवेल करेगा, तो ये जो स्पेशल रूल्स फिर बनते हैं ना जनरल रूल्स के मुकाबले में, उनको हम रुक्सा कहते हैं। क्लियरेशन जो है इन तीन क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर हमें की गई है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबब शर्त माने, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सही बातिल के, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आजिमा एंड रुक्सा, ठीक है। ये इन तमाम तरीक़ेकार के थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन पहुंचाई गई, रूल बनाया गया, हुक्म बनाया गया है डिक्लेरेशन के थ्रू। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हुक्म क्या होता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और किन किन तरीके से हुक्म हम तक पहुंचाया गया है, यानी कि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो किन वेज़ में, किन तरीक़ाकार के थ्रू जो है बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन किस तरीके से की गई है, क्लासिफिकेशन के थ्रू हम सिंपली यही पढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया है कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उनका नाम क्या है। आगे जाके जो है इसको डिटेल में और हम पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।